आज के क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के सबसे लास्ट टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। थोड़ा सा पहले हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसको। नॉर्मल जब एसएम होता है ना तो क्या होता है कि उस पर एक फोर्स लगता है जो कि -kx के बराबर होता है। बोलो यार, तो उसमें जो ऑसिलेशन होता है उसमें हमेशा एम्पलीट्यूड फिक्स रहता है और उसका पोजीशन टाइम के हिसाब से बदलेगा। एक्स तो बदलबे करेगा जी, लेकिन एम्पलीट्यूड फिक्स रहेगा। माने हर बार मीन पोजीशन से उतना ही दूरी पर जाकर के क्या होगा, वो रुकेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि जब वो चलता है ना तो कुछ डिसिपेटिव फोर्स लगता है जो एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस करता है। तो हर बार एम्पलीट्यूड उतना ही नहीं होगा, धीरे 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 एम्पलीट्यूड घटता है और घटते 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 फाइनली क्या हो जाता है, जीरो। जैसे किसी बच्चा को तुम झूला पर रख करके एक बार झूला दिए तो इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ऐसे झूलते ही रहता है। वो क्या होता है कि धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड घट घट के जीरो हो जाता है। अरे बोलो यार, तो होता क्या है ये पहले समझो। तो मान लो कि तुम उस डायरेक्शन में बच्चा को ढकेले, तो एक तो है जो कि एसएम जो उसको करवा रहा है वो तो कंटिन्यूअसली लग रहा है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा फोर्स जो होगा, जैसे कि मान लो कि विस्कस फोर्स, ठीक है, वो उधर जाएगा तो हवा का फोर्स इधर लगेगा, इधर आएगा तो हवा का फोर्स उधर लगेगा, मतलब भी के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो उससे क्या होता है ना कि एनर्जी लॉस होता है। समझ में आ रहा है? और धीरे 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 करके क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड घटते आता है, फाइनली क्या हो जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है। आइडियल केस में ऐसा होगा क्या? आइडियल केस में वो कंटिन्यूअसली एसएम करते रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल एसएम या सिंपल एसएम। तो सिंपल एसएम में क्या होता है कि एफ नेट जो होता है वो बराबर होता है किसके, -kx के। अगर x वाला में कर रहा है तो इक्वेशन कैसे लिखाता है? एफ नेट को क्या लिखिएगा, m d2x by dt2, यही ना लिखेगा कि मास इक्वेशन। ये बराबर होगा किसके, -kx के। या तो आप ऐसे लिखिए या इसी को ज्यादा शौक चढ़ गया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। शौक नहीं चढ़ा है, इसको इधर फेंक दीजिएगा तो क्या होगा, +kx = 0। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे, ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या आता था इक्वेशन, तो x = a sin ωt + phi या cos ωt + phi, यही ना आता था जी। तो जो बोलिएगा आप cos ωt + phi बोल दे रहे हैं, तो यहाँ पर ओमेगा को ओमेगा नॉट बोल दे रहे हैं। क्यों बोल दे रहे हैं वो बात समझ में आएगा आपको बाद में। या 5 यहाँ बोल दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल केस में जब एसएम होता था तो इक्वेशन इस टाइप का लिखाता था कि नहीं लिखाता था, जहां 5 का वैल्यू कुछ ना कुछ होता होगा और एम्पलीट्यूड फिक्स रहता था, ठीक है। बोलो यार, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे ग्राफ बनता? ये t है, ये x है, बताया जा चुका है कि ग्राफ कैसे बनता है। तो इसमें क्या होगा कि हर बार एम्पलीट्यूड जो रहेगा वो फिक्स ना रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इस ढंग से होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो कि कोई एक और एक्स्ट्रा फोर्स जिसको डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी लगने लगा। डैम्प्ड एसएम या डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा ना कि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा जो भी के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। उधर चलेगा तो इधर लगेगा और इधर चलेगा तो उधर लगेगा, मतलब भी के हमेशा उल्टा ही होगा, ठीक है। तो अब नेट फोर्स कितना लगने लगेगा बॉडी पर, बताओ तो एक तो लग रहा है कौन वाला, एसएम वाला, बोलो यार। और एक फोर्स और जो लग रहा है, डैम्प्ड फोर्स जो लग रहा है वो भी के उल्टा है। तो मैग्नीट्यूड बाय जिसको लिखेंगे बी भी, अरे भी के प्रोपोर्शनल है तो बी एफ प्रोपोर्शनल है भी के बोलो या -v के बोलो, अगर डायरेक्शन के साथ देखोगे तो उसको खोलोगे तो कांस्टेंट एक आएगा ना, तो उसको मान लेना कि
कांस्टेंट का नाम बी दे दिया। तो ये समझ में आ रहा है कि एक फोर्स ये लगेगा, अब प्लस एक फोर्स और कौन लगेगा, तो ये वाला लगेगा। बोलो यार, इसको वेक्टर फॉर्मेट में भी तुम ऐसे करके लिख सकते हो, वेक्टर को हटा भी दे सकते हो, हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। अरे एक फोर्स तो इतना लग ही रहा था बॉडी पर, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगा, तो उसका वैल्यू लिखा गया है कितना, माइनस बी भी। इसमें माइनस बता रहा है कि फोर्स जो वो लगेगा वो वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, चाहे वो किधर चले बॉडी, और प्रोपोर्शनल है तो उसमें एक कांस्टेंट आएगा ना जी। जैसे कि स्टोक्स ना पढ़ते हो तो एफ का वैल्यू कैसे पढ़ते हो, 6 पाई ईटा आर भी, तो 6 पाई ईटा आर ये एक तरह से बी टाइप का हुआ, और भी है जो कि है ही नहीं। समझ में नहीं भी आएगा तो ओवरऑल आपको ध्यान देना। तो इसमें एक यहां लिख दे रहे हैं एफ डैम्प्ड वाला, माने यही वाला है जो कि डैम्पिंग करवाएगा। अगर वेक्टर फॉर्मेट में देखो तो ये किसके बराबर होगा, माइनस बी भी के। समझ आ रहा है? यहां पे ध्यान रखना थोड़ा सा कि बी जो है ना वो डैम्पिंग कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? डैम्पिंग कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट कहलाता है। जेई मेन में एकदम नहीं होता है कि झोला भर भर के सवाल पूछा, कुछ नहीं, खाली रटा हुआ रहेगा, एकदम टिक मारते चल जाओगे। ये टॉपिक बहुत हार्ड है क्योंकि ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन अपने अंदर में रखता है, लेकिन आपको खाली रिजल्ट याद रख लेना का काम चल जाएगा। अच्छा, बी का यूनिट बता सकते हो क्या होगा? कैसे बताओगे? ये वाला क्या होगा, मास, और एक्सीलरेशन को dv by dt लिखोगे, तो dv का यूनिट वही ना होगा जो v का होगा, तो ये कट जाएगा। तो ये समझ में आया कि मास बाय dt टाइप का, माने kg पर सेकंड टाइप का, ऐसे ही हम केवल बता रहे हैं, कोई मतलब है नहीं। तो kg पर सेकंड टाइप का होगा। बोलो यार, अभी तक कुछ पढ़ाए ही नहीं है। डैम्प्ड फोर्स जो ये लगेगा, ठीक है, उसमें b को डैम्पिंग कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट बोला था। जब तू डाटा देगा डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज दिस, तो आपको समझ जाना है कि b का डाटा दिया। तो बोलो, तो एक चीज ये वाला रखना है कि b को क्या बोलते हैं। अब इसको अगर कोई डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेगा, तो नेट फोर्स को कैसे लिखेगा, मास, और एक्सीलरेशन को क्या लिखेगा, d2x by dt। कोई दिक्कत लग रहा है? अब इसको इधर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस kx, और इसको फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस b, और v को कोई लिख सकता है कि नहीं, dx by dt, और ये वाला इधर आया है तो प्लस kx इक्वल टू 0। कोई दिक्कत लग रहा है तुमको? इसको देख के तुम नहीं डर जाना, बस ये इसलिए बताया जा रहा है कि मान लो एग्जाम में दे दिया कि डिफरेंशियल फॉर्म कौन सा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का, तो तुमको ये ध्यान रहेगा कि नेट फोर्स, तो जब अकेला रहेगा फोर्स, डैम्पिंग वाला नहीं रहेगा, केवल ये टर्म रहेगा, डैम्पिंग वाला आएगा, तो ये टर्म रहेगा। अब इसी को इधर फेंक करके इसे लिखा जा सकता है। अब ये इसका सॉल्यूशन, मतलब डबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैथ में पढ़ना था, तो वो यहाँ नहीं पढ़ाना, आपको सीधे रिजल्ट याद करवा देना है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये समझिएगा। तो x का जो वैल्यू होगा, समझना क्या बोलते हैं, केवल ये लगता था तो ये इक्वेशन आ जाता था ना जी। तो इसका सॉल्यूशन ये कैसे होता था ये नहीं पढ़ाया गया लेवल 1, पढ़ाना भी नहीं, सीधे जब माइनस के x वाला फोर्स रहेगा तो रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। बोलो यार, ठीक उसी ढंग से जब एक रहेगा कौन वाला, स्टेप कराने वाला, और एक रहेगा डैम्पिंग वाला, तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन आता है वो आपको याद रखना है। बात समझ में आया? तो वो जो होता है किसके बराबर, a e पर पावर माइनस bt बाई 2m cos ओमेगा t प्लस 5 टाइप का आएगा। ठीक है, ये आपको रट जाना है कि डैम्पिंग में जो इक्वेशन आता है वो इस टाइप का आता है, इसको रखना है आपको, और इसी पर है जो कि प्रॉब्लम बनाना, फिर लास्ट में थोड़ा सा पढ़ना। इसका एक चीज तुम ध्यान देना कि एम्पलीट्यूड, अरे कॉस साइन के जो बाहर में रखता था उसी को एम्पलीट्यूड बोलते थे जी। देखो तो ये वाला
कांस्टेंट है या टाइम पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है। ये भी बात चला हो कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये टर्म बढ़ेगा और माइनस है चूंकि आगे, तो ये समझ में आया कि ये टर्म घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा एम्पलीट्यूड वैसे वैसे घटेगा। सब खाली रिजल्ट याद रखना। आप कोई सोचेगा यहां से यहां कैसे आती लेवल 1 का बातें नहीं, वो मैथ में पढ़ाया जाता है। समझ आया कि नहीं? हम लोग को मैथ में सिखाया जाता था कि डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ट्रिपल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, यहाँ पर डिग्री अलग अलग जब होता है, 2 है 3 है, तो कैसे कर करके डील किया जाता है ये सिखाया जाता था। आपको कुछ नहीं करना, फिजिक्स में सीधे उसको याद करना। इंजीनियरिंग का ही बच्चा रहेगा तो उसको याद करके बनाना रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डी ए। डी ए लिखने का मतलब क्या हो गया कि ओमेगा जब डैम्पिंग होगा, ये ओमेगा कौन था? सिंपल वाला जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे। अब डैम्पिंग वाला फोर्स जब लगेगा ना तो ओमेगा वही नहीं रह जाता है, बदल जाता है। तो ओमेगा कितना होगा तो वो भी आपको क्या कर लेना है, याद रखना है। 2 ओमेगा यहाँ पढ़ना है जी, एक तो नॉर्मल होवे किया, एक वो डैम्पिंग वाला पढ़ना है और एक इसके आगे पढ़ना है ड्राइविंग वाला। तो वो हम बताएंगे। तो डैशिंग वाला में डी से इंडिकेट हम करेंगे और ड्राइविंग वाला में डी आर से इंडिकेट करेंगे, ठीक है? तो इसका जो वैल्यू होगा वो आप याद रखिएगा कि ये बराबर होगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर, माने जो नेचुरल वाला होता है ना उसका स्क्वायर माइनस यहां पर टी को छोड़ करके जो है ना उसका स्क्वायर, ऐसे करके याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा b/2m का स्क्वायर। इसको रटे हुए आपको रखना। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको रट जाइएगा आप कि डैम्पिंग वाला जब लगेगा तो ओमेगा कितना होगा, तो अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस यहां वाला जो है ना टी के बगल वाला उसका स्क्वायर, या b/2m का स्क्वायर, ठीक है? इसमें करना कुछ नहीं, डाटा देगा पुट करके बना। मेडिकल में पता है क्या है कि जितना हार्ड टॉपिक रहेगा ना अगर उसको अच्छा से बता दिया जाए तो उतना ही आसान हो जाता है। उसका रीजन क्योंकि वो उतना हार्ड सवाल पूछ ही नहीं सकता है, तो ऐसा पूछेगा कि आपको वो देखा हुआ टाइप लगे कि डाटा दिया पुट करके बना दिए, तो ये रट जाइएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज समझ में आ गया होगा आपको, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है डैम्पिंग फोर्स लगने के बाद वो फ्रीक्वेंसी रह जाता है कि बदल जाता है? बदल जाता है। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि डैम्प्ड ऑसिलेशन क्यों बोला गया, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों नहीं बोला गया, ये समझिएगा। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, तब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तब वो एग्जैक्टली एसएम होता। बोलो यार। लेकिन इसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, बदल रहा है, और ओमेगा भी है जो कि बदला हुआ ही है ना जी। बोलो यार। तो इसी कारण से क्या होता है कि ये एग्जैक्ट एसएम नहीं जैसे पहले होता था, अप्रॉक्स एसएम है। ऑसिलेशन तो है ये, नहीं समझ में आया क्या बोले? डैम्पिंग फोर्स जैसी लग गया तो वो एकदम आइडियल एसएम नहीं रहा। समझ में आ रहा है? एसएम से कुछ डेविएशन हो गया तो ऑसिलेशन बोलना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अभी भी ऐसे ही से हो रहा है, बोलो यार। लेकिन ये प्योर एसएम नहीं। अरे सब खाली थ्योरी है, उसको रट जाना है आपको। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ डैम्पिंग इज स्मॉल या डैम्पिंग फोर्स इज स्मॉल, अगर डैम्पिंग स्मॉल होगा या डैम्पिंग फोर्स क्या होगा, स्मॉल होगा, उस केस में ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये वाला टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। अरे डैम्पिंग फोर्स जो है वो कम है या डैम्पिंग कांस्टेंट है जो कि कम है, तो b कम है तो b स्क्वायर और कम होगा। तो उस सिचुएशन में ये अगर नेगलेक्ट हो जाएगा
तब क्या होगा, ओमेगा डैम्पिंग किसके बराबर होगा, ओमेगा नॉट के बराबर। बी अगर ज्यादा है उसके बावजूद भी एम है जो कि बहुत ज्यादा हो जाए तो ये टर्म तो कम ही ना हो जाएगा जी, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि डैम्पिंग वाले सिचुएशन में भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी वही होगा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है। इसको नेचुरल बोलेगा, माने नेचुरल है ये। अरे बोलो यार, तो ये सब चीज आपको रट जाना, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बिना दिमाग लगाए रट जाना। अच्छा एक चीज और देखना, एनर्जी कैसे लिखाएगा बताओ तो, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे लिखाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर होता है ना जी। तो टोटल एनर्जी इस सब पर न्यूमेरिकल दे रहे हैं, सब डील हो जाएगा आराम से, हड़बड़ाना नहीं। कितना हो जाएगा, हाफ के, पहले लिखते थे ए स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे, ये वाला ना ए है जी, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इस पर स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर होगा तो पावर में ना आएगा, तो कितना हो जाएगा ई पर पावर माइनस बीटी बाई एम। ये समझ में आ रहा है। अरे इस पर स्क्वायर करोगे तो इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर होगा तो समथिंग पर पावर है या फिर पावर रहेगा तो वो 2 यहां ना आ जाएगा जी, मल्टीप्लिकेशन। नहीं समझ में आ रहा है, x पर पावर a पर पावर b अगर रहेगा तो पावर ना मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा 2 से दिया आएगा। ये समझ में आ रहा है आपको, क्या दिक्कत लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, e पर पावर माइनस x टाइप का दिख नहीं रहा है आपको, तो एनर्जी भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। बोलो यार, कोई दिक्कत अभी तक? अगर इक्वेशन लिखिएगा टाइम के फंक्शन में तो पोटेंशियल एनर्जी तो आप पढ़ते थे ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में इसको ना समेटिएगा, तो हाफ के इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर पुट करिएगा। ये समझ में आ रहा है कि टोटल एनर्जी में ये वाला टर्म तो खत्म ना होता था, डायरेक्ट हाफ के ए स्क्वायर होता था। याद करिए, पहले टोटल एनर्जी ना टाइम पर डिपेंड करता था ना पोजीशन पर डिपेंड करता था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स सॉरी ए स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होता था। अब देखो तो टोटल एनर्जी टाइम पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। बोलो यार, ये समझ में आ रहा होगा। अब इस पर हम न्यूमेरिकल करवाएंगे। अगर ग्राफ तुम देखो इसका, तो छोटा सा जगह में ही हम ग्राफ बना दे रहे हैं। ग्राफ किस टाइप का होगा, एनर्जी का बात करो या फिर एम्पलीट्यूड का बात करो। एम्पलीट्यूड का अगर तुम बात करोगे, ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स कर देते हैं, यहाँ एक्स है और यहाँ टाइम है, तो देखो समझना जी, ये समझ में आ रहा है। कुछ इस टाइप से जाएगा कि शुरू में एम्पलीट्यूड ज्यादा था, फिर जैसे जैसे गए तो एम्पलीट्यूड घटते गया और इनफाइनाइट टाइम के बाद जीरो होगा। ई पर पावर माइनस एक्स कब घट करके जीरो हो जाता है, एक्स इक्वल टू इंफिनिटी पर। ये सब ऊपरे ऊपरे याद रखना है, ई पर पावर माइनस एक्स, ई पर पावर माइनस टी, ये सब इनफाइनाइट के बाद जीरो होता है। बोलो यार, ये सब बेसिक मैथ में पढ़ाया हुआ, देखिएगा ग्राफ वगैरह बताया गया है। ये समझ में आया ना कि ग्राफ इस टाइप का होगा। इसमें और इसमें क्या अंतर, इसमें हमेशा एम्पलीट्यूड उतना ही है, इसमें क्या हुआ एम्पलीट्यूड घटते गए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसको ऐसे करके दिखाया भी जा सकता है, वो अपना लेवल 1 में मत करो। ये समझ में आ रहा है ना। अब थोड़ा सा रिलेट करने का प्रयास करिएगा, रेडियो एक्टिविटी और यहां पर जो आप पढ़े हैं उसको। आपको याद होगा कि वहां पर पढ़ा जाता है L इक्वल टू एन नॉट ई पर पावर माइनस लैम्डा टी टाइप का, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो ये वाला और किधर गया, इसमें कोई अंतर है क्या? एम्पलीट्यूड का हम लिखिए देते हैं ना, ये समझ में आ रहा है इसको देख कर करके कि एम्पलीट्यूड का इक्वेशन कितना हो जाएगा। ऐसा कर देते हैं, इंडिकेशन
देने के लिए केवल इसको ए नॉट से इंडिकेट कर दे रहे, ठीक है। तो ये वाला कैसे इंडिकेट हो जाएगा, ए नॉट। तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए नॉट ई पर पावर माइनस बी टी बाई 2m। तो ये नहीं लग रहा है n इक्वल टू n नॉट ई पर पावर माइनस लैम्बडा हो गया b बाई 2m टाइप का। पता चल रहा होगा, आप टारगेट में रेडियोएक्टिविटी पता होगा। तो n इक्वल टू n नॉट ई पर पावर माइनस लैम्बडा t अगर रहता था तो जो जो फॉर्मूला तुम जानते थे ना वो वाला भी फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। बस होगा क्या कि यहाँ पर तुम पढ़ते थे लैम्बडा और यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो, आप ऐसा पढ़ रहे हैं a इक्वल टू ए नॉट ई पर पावर माइनस, देखो यहाँ लिख दे रहे हैं b बाई 2m इंटू टी। रिलेट करके करोगे ना तो तुमको रटना नहीं पड़ेगा, तुम रेडियोएक्टिविटी से ही डील कर लोगे सोच कर करके। तो ये समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन में लैम्बडा एक तरह से किसके बराबर हो गया, b बाई 2m टाइप का। बोलो यार, देख लो तुम पहले देख लो, रिलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तुम बोलते जाना, वही कहानी यहां पर होगा। टी हाफ कितना पढ़ते थे तुम रेडियोएक्टिविटी में, ln 2 बाई लैम्बडा या 0.693 बाई लैम्बडा। तो यहां भी याद करने की जरूरत नहीं, कितना होगा बताओ तुम, ln 2 बोलो या 0.693 बोलो बाई लैम्बडा, लैम्बडा के जगह पर b बाई 2m। जान के इसको ऊपर नहीं फेंक रहे कि अदरवाइज फॉर्मूला बनना स्टार्ट हो जाएगा गड़बड़ा। नहीं समझ में आ रहा है। टी टाइम के बाद एम्पलीट्यूड का टाइम अगर दे, एक मिनट, रेडियोएक्टिविटी पढ़ाया था कि दो टाइप का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा कि जब वो टाइम में दे दे और तब के एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं रेडियोएक्टिविटी में। और इसमें टाइम दे करके एम्पलीट्यूड पूछेगा तब ये यूज करोगे। एक क्वेश्चन होता है कि बोलता है कि कितना देर के बाद एम्पलीट्यूड इतना होगा, टाइम पूछता है। नहीं समझ में आया। तो क्या वहां पर पढ़ते थे कि अगर टाइम कहेगा कैलकुलेट करने के लिए तो टी का वैल्यू 1 बाई लैम्बडा बोलते थे ना जी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, b बाई 2m। ln क्या पढ़ते थे, n नॉट बाई n। तो यहां पर क्या पढ़ोगे, a नॉट बाई a। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। या इसी को t का वैल्यू तुम क्या करोगे, तो 1 बाई b बाई 2m। बेस अगर 10 में खोलोगे तो इसे लिखोगे ना log a नॉट बाई a, जहां a रिमेनिंग होता है। अगर टाइम पूछेगा तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तुम, और टाइम दे के पूछेगा तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। और जैसे रेडियोएक्टिविटी में करते हैं यार, यहां हम पढ़ा नहीं रहे, बस केवल उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो वो सवाल वैसे ही बनाओगे तो आसानी से बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है, सीधे रख जाना जिसको। ये समझ में आया ना कि इसको कब यूज करेंगे, जब वो एम्पलीट्यूड दे और टाइम पूछे। अब अगर टाइम दे के एम्पलीट्यूड पूछेगा तो तब ये वाला यूज करोगे, पता चला कि टी मारोगे तो ये निकल जाएगा। बोलो यार। तो आप समझ रहे हो, ये दोनों एक ही है। तुम इसको रटे हुए ना, क्योंकि पहले से रटा हुआ था। बाकी ln तो 2.303 में तो खुलबे नहीं करेगा। तो इतना हो गया। एक वहां पर पढ़ते होगे तुम मीन लाइफ, पढ़ते होगे। तो मीन लाइफ कितना पढ़ते थे, 1 बाई लैम्बडा, याद है। तो यहां पर कितना हो जाएगा लैम्बडा, जहां पर कोई दिक्कत लग रहा है। अरे जो वहां पढ़े थे वही पढ़ लो यहाँ भी। चलो अब एक चीज और ध्यान देना, तुम वहां पर प्रॉपर्टी ये पढ़ाया गया था रेडियोएक्टिविटी में कि अगर ए से, ए बोलो या कुछ भी बोलो, ए नॉट बोलो, हाफ होने में T1 टाइम लगता है
तो अगला हाफ होने में माने इसका हाफ होने में फिर कितना टाइम लगेगा? T1 टाइम लगेगा। फिर हाफ होने में कितना टाइम लगेगा? तीनों में T1 टाइम ही लगेगा और ऐसे ही कर करके चलते जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। वो होता था रेडियो एक्टिविटी में, वही वाला यहाँ भी हो रहा है। तो ये तो सब बच्चा जानता है। एक चीज आपको ये भी जानना है कि अगर एम्पलीट्यूड कुछ भी रहेगा n टाइम्स कम हो गया T2 टाइम में, तो ये समझ में आया कि अगला T2 टाइम में फिर n टाइम्स कम होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो यार, फिर T2 टाइम में n टाइम्स कम होगा तो कितना होगा? n होगा। यही चलते रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे हाफ लाइफ वाला में इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे मान लो कि T1 में एक बार हाफ तुमको पता चल गया या हाफ लाइफ दे दिया, तो हर T1 टाइम में वो पहले का आधा होता जाएगा। अब ऐसे ही कोई भी लाइफ डिफाइन कर लिया जा सकता है। अगर जो 2 मिनट में एम्पलीट्यूड 1/3 हो गया, ये बात बता दिया कि अब हर 2 मिनट में 1/3 होते चल जाएगा। ये जब तुम जान जाओगे तो बिना पेन टच के लिए बहुत सारा सवाल को बना लोगे। बोलो यार। तो ये सब कुछ रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टी था, समझ में आया? वही वाला यहां भी यूज होगा। डैम्पिंग ऑसिलेशन में ना कभी डैम्पिंग ऑसिलेशन के बारे में सोचबे नहीं करते हैं। न्यूमेरिकल बनाते वक्त हम लोग रेडियो एक्टिविटी से कनेक्ट करके निकाल लेते हैं। खाली ये ध्यान रखता है कि लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर b/2n के बराबर है। बाकी देखो ना, एक चीज अलग से बताया गया है, जैसे वहां होता था वैसे यहाँ। बोलो यार, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक फॉर्मूला और देंगे। आप लोगों में नहीं पूछा है, जेईई मेन में पूछा है, तो रिपीट करेगा। जो एकदम बच्चा टाइप का सवाल है, खाली अगर याद रहेगा तो। अगर जो आपसे पूछ देगा कि कितना देर के बाद एनर्जी इतना हो जाएगा, समझ आ रहा? तो टाइम फिर पूछ दिया। तो ये तुम ध्यान रख सकते हो कि अगर एनर्जी के बारे में पूछेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि एम्पलीट्यूड वाला ही निकाल लीजिएगा, उसको हाफ कर दीजिएगा। एक तो ये मेथड हुआ। जैसे पूछेगा कितना देर के बाद एनर्जी 1/3 हो जाएगा, तो आप पहले एम्पलीट्यूड 1/3 का निकालिए टाइम, इससे और उसका हाफ कर दीजिएगा तो चल आएगा। कितना देर के बाद एनर्जी हाफ हो जाएगा, तो आप एम्पलीट्यूड हाफ का टाइम निकालिए और उसका आधा कर दीजिएगा तो एनर्जी वाला चल आएगा। अरे बोलो यार। तो अगर एनर्जी के बारे में पूछेगा आपसे कि E से E/n कितना देर में होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? टाइम के बारे में आपसे पूछेगा, तो आप यहां पर कैसे पहुंचिएगा? तो आप क्या करिएगा कि एम्पलीट्यूड कितना देर में A/n के बराबर होगा? अगर A0 मानोगे तो A0/m, यहां पर 2A0/5 लिखोगे तो यहां पर 2A0/5/n, समझ रहे हो ना जी? तो अगर इस टाइम को निकालना है तो आप इसके बारे में कैलकुलेट करिएगा। ये कौन बताएगा? ये वाला। तो यहां पर अगर कितना है, T1 आया है, तो इस सिचुएशन में T का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो T1/, हाँ समझ में आया? जो पूछेगा एनर्जी में, तो एनर्जी में सोचना पहले बंद करिएगा। किसके बारे में सोचिएगा? एम्पलीट्यूड के बारे में सोचिएगा। और जो आंसर आएगा ना, उसका हाफ कर दीजिएगा, चल आएगा। ये जादू नहीं है, वो मैथमेटिकली ही वैसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली में पावर वाला रहता है, उपकरण से फेंका जाता है आगे लॉग में, तो 1/2 आगे आता है। आपको सीधे ये याद रखना है, ठीक है? आप न्यूमेरिकल करवाते जाएंगे तो बड़ा आसानी से डील हो जाएगा। कोई क्वेश्चन रहेगा ना, जेईई मेन का देख लीजिएगा, नीट का देख लीजिएगा। नीट में डैम्पिंग से कम पूछा है, 2-4 क्वेश्चन ही पूछा है। जेईई मेन में एकदम भरा हुआ है, अब वही सब गिर गिर के आ रहा है नीट में। तो खाली आपको याद करना है कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। ये बात समझ में आया ना कि अगर जो आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन में ओमेगा निकालने कहेगा, तो पहले आप क्या करिएगा ना कि b/2m का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और ओमेगा नॉट का भी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा।
ओमेगा नॉट याद है ना, अंडर रूट के बाई एम होता है। नेचुरल में ये भुला नहीं ना गए हो भाई, ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना होता है नेचुरल वाला में, अंडर रूट के बाई एम होता है, इसको मत भूला जाना, समझ आ रहा है। तो आप क्या करिएगा ना कि b/2m का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा और ओमेगा नॉट का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा थोड़ा सा कि इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत कम रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो गया, ये खत्म हो जाएगा, सीधे ओमेगा नॉट के ही बराबर आ जाएगा। अब अगर नहीं बहुत कम रहेगा तब तो कैलकुलेशन करें, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब जो सवाल बनाना है बनाते जाओ। देखो सबसे पहले जेईई मेन वगैरह से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको बोला है कि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड बिकम्स 1/3 ऑफ ओरिजिनल इन 15 minutes, then find the time after which amplitude becomes 1/27 times of ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। तो आपको रेडियो एक्टिविटी में भी हम पढ़ाए थे जी कि कभी भी सवाल देता है तो पहले सोचते हैं कि ट्रायल में पहुंच पाएंगे कि नहीं, पहुंच गए तो बिना पेन चलीले आंसर आ जाएगा, और अगर नहीं पहुंचे तो फिर क्या है कि फॉर्मूला लगा के बनाते हैं। तो करा 15 मिनट में 1/3 हो गया, तो पहले आप 1/3 कर करके देखिए 1/27 तक आप पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो 15 मिनट में 1/3, फिर 1/3 करोगे तो 1/9, फिर 1/3 करोगे तो 1/27, मैच कर गया। तुमको सवाल जनरली ऐसा ही देगा, अदरवाइज ना इसको डील करने में एकदम मत भूखन हो जाएगा, दो बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। अरे बोलो यार, ये सवाल या तो बहुत हार्ड है, अगर आप ये वाला नहीं जानते हैं तो सॉल्यूशन वगैरह में देखिएगा 2 बार इक्वेशन लिख रहा था, उसके बाद उसको रिलेट किया जाता है। बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे स्मार्टेस्ट मेथड जो है वो ये वाला कि आप पहले ट्रायल में सोचिएगा। देखो सवाल 2 ढंग का रहेगा, एक रहेगा कितना देर के बाद ये हो जाएगा, तो इसमें एक चीज देख करके पूछ लिया, या इतना टाइम में कितना होगा, तो उस पर कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाइएगा आंसर आ जाएगा। सवाल फंसता कहां है, तू बोलेगा इतना देर में इतना हो गया, तो बताओ इतना देर में कितना होगा, इसका मतलब वो 2 बार नहीं क्वेश्चन लिखवा रहा है। अब तुम इरिटेट हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर सिंपल नहीं रहेगा, वो यहीं पर पावर के टर्म में ना चलेगा जी इक्वेशन। तो तुम क्या करोगे कि एकदम ट्रायल में सोचोगे, तुम्हारे हाथ में एकदम लगना ही है ट्रायल वाला। याद रखना, एक कंडीशन देकर के दूसरा कंडीशन पूछेगा, चाहे वो रेडियो एक्टिविटी हो, चाहे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो, तो ट्रायल में ही 99.9% बार पकड़ा जाएगा तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो हम लिख दे रहे हैं, तो बिना पेन टच किए हुए तुम बना सकते थे। ये बोला कि एम्पलीट्यूड A0 से A0/3 कितना देर में हो गया, 15 मिनट में। तो तुम इसको पकड़िए लेना कि हर 15 मिनट में ये 1/3 होगा, इसका मतलब अगला 15 मिनट में फिर कितना होगा, किसका 1/3, फिर अगला 15 मिनट में कितना होगा, इतना होगा। तो मैच कर गया कि नहीं। तो इसको पहले लिख के नहीं सोचना, तुम अब मन ही मन सोचना, 1/3, 19, 127 मैच कर गया, 181 कहता था भी मैच कर जाता, अच्छा 1/20 कहता था मैच करता है नहीं, 1/3 तो आगे बढ़ते 1/9, अब फिर बढ़ते 127 आता था, बीच में ना आ गया जी। इसका मतलब क्या हो जाता कि उसको ट्रायल में नहीं कर पाएंगे। बोलो यार, तब 2 बार क्वेश्चन लिख करके डील किया है, लेवल 1 में उसमें करना भी नहीं है। जेईई मेनो में ऐसे ही आया है कि पुट करो आ जाएगा, समझ आ रहा है, वो ट्रायल में नहीं आ जाएगा। तो बताइए तो इसमें टाइम कितना लगेगा, 45 मिनट होगा ना, 3 बार में पहुंच गया।
चलो अब आपसे सवाल अगर पूछता कि एनर्जी को 1/3 होने में कोई जरूरी नहीं कि 1/3 देता, उसीलिए क्या बोलता कि अभी एनर्जी जो है वो 45 जूल है, ठीक है, और 20 मिनट बाद देखा गया तो उसका एनर्जी 15 जूल हो गया। इसका मतलब वो खींच करके दिया डाटा कि 1/3 हो गया। कोई जरूरी नहीं कि 1/3 हो, 1/5 भी हो सकता था। समझ में आ रहा है ना? तो इसी में क्वेश्चन सेट करता कि 15 मिनट में देखा गया कि एनर्जी 1/3 हो गया, या डाटा से बताता। तो बताइए कितना देर के बाद एनर्जी 1/27 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। तो पूछेगा एनर्जी का, हम लोग किसके बारे में सोचेंगे? इसके बारे में सोचेंगे। बोलो यार, तो ऐसे करके देखते तो आता ना 45 मिनट। तो अगर एनर्जी के बारे में होता था क्या होता बताओ तो? 45 मिनट बाई 2। अरे जी में किस वाला इससे चुटकी में बनेगा, एकदम चुटकी में। और ये नहीं जानोगे तब तुम मिनटों के बच्चा की सवाल देना बनाने के लिए नहीं बन पाएगा। अब बनेगा भी तो 4 मिनट टाइम लेगा। ये समझ में आ रहा है? अब बुक वगैरह तुम देखोगे तो वैसे ही डील किया था, 2 इक्वेशन लेता है, ये कहता है, इरिटेट हो जाओगे तुम। बोलो यार, दिमाग में बैठा कि नहीं कि बोलेगा एनर्जी के बारे में, तो हम लोग एनर्जी के बारे में नहीं सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? एम्पलीट्यूड के बारे में, ठीक है। और एम्पलीट्यूड से आंसर ला करके और उसका हाफ कर देंगे। समझ आ रहा? वो आ जाता है मैथमेटिकल इक्वेशन से ही आ जाता है कि एक में है -bt/2m, एगो में bt/2m। तो यही से आता है, लेकिन वो सब मत जानो, ज्यादा जानोगे ना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और क्वेश्चन क्या दे सकता है आपको? क्वेश्चन देख इसके बाद क्या? अच्छा चलो यहां देख लो। ऐसा भी दे सकता है आपको कि कोई पार्टिकल था जो इस इक्वेशन से एस्टेम कर रहा था। बताओ तो ये डैम्प्ड है कि ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। समझ में आ रहा है? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। अब आपको क्या बोलेगा कि उस पर फोर्स लगने लगा, ठीक है, जो बराबर है टू भी के मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट ऑफ मोशन। मतलब समझ में आ गया? वही बात तू बोल रहा है घुमा फिरा करके F - 2 भी। बोलो जी। और मास दिया हुआ है पार्टिकल का कुछ भी, मान लो कि 0.5, ठीक है। या चलो ना 1 kg ही बोलते हैं, 1 kg ऐसा दिया हुआ। तो आपको पूछ सकता है कि न्यू टाइम पीरियड क्या होगा। या तो ये पूछ सकता है आपसे कि टाइम पीरियड कितना होगा जब ये फोर्स लगने लगा तो, ठीक है। और भी कुछ पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड आफ्टर टाइम t कितना होगा। तो क्या करोगे बताओ तुम? एकदम रटा हुआ रहना चाहिए कि जैसी डैम्पिंग फोर्स लगता है ओमेगा बदल जाता है। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा डैम्पिंग वाला में अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर। यहाँ तो ओमेगा नॉट डायरेक्ट दिया हुआ है। अगर k और m का वैल्यू देता तो उसको कैलकुलेट करते। तो यहाँ से कितना हो गया? 16 ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b/2m का स्क्वायर। b/2m तलाक से मुंह से निकलना चाहिए, -bt/2m वाला। बोलो यार, तो b कितना है यहाँ पर? 2/2 और m का वैल्यू 1। इसको चेंज करते रहे, थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। 0.5 kg, हाँ कुछ थोड़ा बदला लगेगा ना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 0.5 का स्क्वायर। वो पहले तो दे थे, गलती था क्या? तो ये किसके बराबर हो जाएगा देख लो,
तो ये वाला हो गया 1 तो 2 ना हो गया जी। तो ये वाला कितना हो गया 4, तो 16 माइनस 4 12, 12 बोले तो 2√3 बोलो यार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यू ओमेगा इतना हो गया, टाइम पीरियड निकाल दीजिएगा 2π/ओमेगा से, बोलो जी। तो टी न्यू कितना हो गया, जो भी है 2π/ओमेगा कर लीजिएगा 2√3, जो भी आएगा π/√3। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये होगा। अगर एम्पलीट्यूड पूछेगा टी टाइम के बाद कितना होगा, तो A इक्वल टू A0। A0 कौन है बताओ तो यहाँ पर 10। और यार इसके आगे जो है ये समझ आ रहा है ना कि ये A0 है, तो A का वैल्यू कितना होगा A0 बोले तो 10 e पर पावर माइनस BT/2m। तो B का डाटा मालूम है, M का डाटा मालूम है, तो पुट करेगा तो नहीं चला है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? सब सवाल जेईई मेन में पूछे, नीट में एको नहीं पूछले। नीट में ऐसा पूछा है ना कि पेन चलाने की जरूरत नहीं, याद है टिक मार के आगे बढ़ जाओ। समझ में आ रहा है? तो ये सब पूछेगा, समझो जेईई मेन वाला पूछेगा, जो तुमको लग रहा हो कि पूछना है कुछ, तो एक बार हम खाली 1 मिनट में रिवीजन करवा देंगे। नॉर्मल स्टेप पढ़ते हैं, तो ये वाला रहता है इक्वेशन। अब इसको F को ऐसे खोल देना, इधर कर देना, ये तो नॉर्मल चीज है। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5 पढ़ते थे, यहाँ जान करके a0 ओमेगा नॉट कर दिया क्योंकि बाद में यूज होगा। तो जो ओरिजिनल है उसको a0 से इंडिकेट किया गया, ओमेगा नॉट से इंडिकेट किया गया। कभी भी देखोगे ना कि कोई भी चीज है उसमें टिल्टिंग होता है, तो शुरुआत वाला को a0 मान लिया जाता है। माने कुछ भी है ओमेगा है, ओमेगा नॉट बोला जाता है। एक्चुअली में इससे ध्यान रह जाता है कि ये एम्पलीट्यूड ओरिजिनल वाला है, ओमेगा ओरिजिनल वाला है, यह ओरिजिनल ब्यूटी है, पाउडर वाला नहीं। ये दिल्ली वाला ब्यूटी नहीं है, समझे से? ये समझ में आया ना जी कि एम्पलीट्यूड इतना ही है। अब डैम्प्ड वाला बस याद क्या रखना, देखो ये हम क्यों लिख दिए कि हो सकता है किसी दिन पूछ दे इक्वेशन, तो इसमें कुछ करना नहीं है, जो था ना उसी में खाली इधर -b भी जोड़ दोगे और उसके बाद उधर फेंक देना, तो नॉर्मल चीज ना है, तो उसका भी उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। बस यही याद रखना है कि x का वैल्यू अब जो एम्पलीट्यूड होगा वो वाला cos ओमेगा t प्लस 5, तो अब नया वाला ओमेगा होता है वो इतना होता है, कैसे होता है वो नहीं जाना, उसको याद रखना है। बोलो यार। और अगर डैम्पिंग स्मॉल होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डैम्पिंग स्मॉल होगा तो डैम्पिंग के बाद जो ओमेगा होगा उसका क्या होगा। तो अगर डैम्पिंग स्मॉल होगा तो ये वाला टर्म खत्म ना हो जाएगा जी, तब वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ही या एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ही है जो कि ऑसिलेट करेगा। और टोटल एनर्जी तो ये वाला होगा, टोटल एनर्जी भी टाइम पर डिपेंड करने लगा। बोलो यार। और ग्राफ तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ये समझ में आ रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ पूछेगा तो ये वाला हो गया बाई, t के जगह पर x हो गया, तो बाई इक्वल टू कुछ भी a0 e पर पावर माइनस x टर्म पर, ग्राफ ऐसे जाएगा, शुरू में जाते से घटेगा, बाद में धीरे घटेगा, वो बताने का जरूरत है यहाँ पर। ग्राफ इसीलिए शुरू में पढ़ा जाता है कि होता भी इस पर इतनी चीज में एक बार आओ बोर्ड भरा जा सकता है। ग्राफ बनाओ 2-4 गो, तो समझ में आ रहा है कि जो पूछेगा आप कर लीजिएगा, ग्राफ वाला पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। बोलो यार। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बाकी क्या पढ़ाया गया है कि न्यूमेरिकल जब बनाना हो डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, तो हम लोग क्या करेंगे कि रेडियो एक्टिविटी वाला हर फॉर्मूला को मारेंगे, खाली जहां n होता था वहां a हो जाएगा, जहां n0 होता था वहां a0 हो जाएगा। बोलो। तो हाफ वाला सब जानता है कि 1/3 1/4 1/5 हो जाएगा, तो वो जितना टाइम में एक बार 1/5 होगा तो उतना ही टाइम में हर बार 1/5 होगा। 1/3 देगा जरूरी नहीं है, रट नहीं जाना 1/3। समझ में आया ना। और एनर्जी के बारे में चर्चा करेगा तो हम लोग एनर्जी के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग एम्पलीट्यूड के बारे में सोचेंगे। एनर्जी 1/9 कर दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि एम्पलीट्यूड 1/9 का निकालेंगे, समझ रहा, उसका हाफ कर देंगे। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो उस वे में करिएगा तो सब सवाल चल जाएगा। बच्चा टाइप का सवाल आपको लग रहा होगा इसे, कोई दिक्कत लग रहा है?
बी कैसे पकड़ाएगा ये बात समझ में आया ना। वो जो एफ डैम्पिंग देगा ना माइनस समथिंग इनटू भी, तो वो जो भी के आगे जो रहेगा। अच्छा एफ माइनस में दे चाहे प्लस में, आपको ये बात समझ जाना कि बी का वैल्यू यहां पर से प्लस में ही उठाइएगा या नहीं समझ में आ रहा है। -2 भी देगा तब भी बी का वैल्यू 2 ही होगा, अब 2 भी देगा तब भी बी का वैल्यू 2 ही होगा। बोलो यार, एक्चुअली में जब 2 भी लिखेगा तो केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेगा, अब माइनस दे देगा इसका मतलब साइन को भी वो मिला दिया है। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि बी का वैल्यू हमेशा प्लस में उठाइएगा, कोई दिक्कत लग रहा है। अच्छा यहां पर थोड़ा सा बता रहे हैं, डर के बता रहे हैं। डर किसलिए बता रहे हैं ना कि ओरिजिनल डैम्पिंग कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट यही है बी, ये बात समझ में आ रहा है। तो उसका यूनिट होता है केजी पर सेकंड या ग्राम पर सेकंड टाइप का वो चर्चा करेगा, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है ना वो कि डैम्पिंग कांस्टेंट कितना होगा। ऑप्शन में जो है वो यूनिट जो देगा ना वो केजी पर सेकेंड नहीं देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ दूसरा चीज दे देगा, जैसे कि या तो पर सेकेंड को चर्चा कर देगा या कुछ और कर देगा। तो इस केस में B/2m को मान लिया जाता है डैम्पिंग कांस्टेंट। सुनो ना, कहीं ऐसा नहीं कि तुमको लगे कि सर जो है वो B/2m के बारे में एक बार चर्चा किए थे तो जाएगा गड़बड़ा, हम जानते हैं गड़बड़ा जाएगा, उतना नहीं करो। वो जे इमेज में एक बार किए हुए थे इसलिए सोचे कि बोलेंगे, छोड़ दो। तुम यही ध्यान रखो भाई कि यही होता है, ठीक है। दिमाग ज्यादा लगाओगे गड़बड़ा जाएगा। तो ठीक है, इसको उतारिए, इसके बाद और पढ़ाना है एक चीज, समझ आ रहा है ना। अब पढ़ा करके एक दो न्यूमेरिकल करवा देंगे हम, ठीक है। पहले इसको समझ आ रहा है। अभी हम लोग जो डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, गुजार दे रहे हैं। गुजारने का मकसद ये है ना कि देख लीजिए आप जेईई मेन में भी कितना हल्का हल्का सवाल आता है, तो नीट में समझिए रहे हो और कितना हल्का आएगा। तो लगभग सवाल है जो कि विदिन 1 मिनट बन जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये वाला आया हुआ नहीं है लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस ढंग का क्वेश्चन आए। अब बाकी वो सब आया हुआ है तो भी बनाएंगे। दिया हुआ है कि इफ डीके कांस्टेंट ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेशन इज 2 kg पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, ये बी का डाटा दिया करा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच एम्पलीट्यूड बिकम्स 1% ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। मतलब जो फाइनली एम्पलीट्यूड बचेगा वो क्या होगा, 1% होगा, किसका, ओरिजिनल का, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच 99% एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन डिसिपेट्स एज ए हीट, और बॉडी का मास दिया हुआ। एक चीज समझ में आ रहा है जी कि हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें ए जो पढ़े वो बचा हुआ ए है, कितना डिक्रीज हुआ वो नहीं। तो इसमें अगर क्वेश्चन दिया है कि एनर्जी 99% डिक्रीज कर गया, इसका मतलब बचा हुआ कितना रह गया, 1%। तो एनर्जी 1% बचेगा उसके लिए डील करेंगे, 99% डिसिपेट हो गया उसको सोच के नहीं। हम लोग रिमेनिंग वाला को पकड़े हैं, बोलो यार। तो एनर्जी 99% डिक्रीज हो गया या डिसिपेट हो गया, लॉस हो गया, तो 1% बचा। तो 1% एनर्जी कितना देर के बाद बचा हुआ रहेगा वो सोच के बनाएंगे। और एनर्जी 1% के बारे में बात करेगा तो एनर्जी के बारे में नहीं सोचेंगे। एम्पलीट्यूड 1% जितना देर में होगा उसका हाफ, बोलो यार। तो पहले तो आप एम्पलीट्यूड के बारे में निकालिएगा, तो टाइम कितना होगा, टी का वैल्यू कैलकुलेट करने का है ना जी। टी ये किसके बराबर होता है, 1/λ, लैम्डा के जगह पर b/2m, तो b कितना दिया है, सब ऐसा में पुट करोगे तो b का वैल्यू हो गया इतना बाई 2 और m के जगह पर ये हो गया 1/λ टाइप का, लैम्डा के जगह b/2m ln, या बेस अगर 10 करोगे तो यहाँ पर कितना होगा 2.303, या 2.3 भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या।
तो 2.3 ही छोड़ दे रहे हैं इनटू लॉग, यहां पर क्या होता था इनिशियल, यहां पर रिमेनिंग वाला होता है, तो 1% है, तो A0 का 1%। कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें क्या हो जाएगा देख लो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा ना 4, तो 4 इससे होगा तो कितना हो जाएगा 9.2 होगा ना जी। यहां से ये कट जाएगा, तो यहां पर से कितना होगा log 100 बोलो तो 10 का स्क्वायर, तो 2 आगे फेंकाएगा और log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या लग रहा है दिक्कत? तो यहाँ से कितना हो गया 18.4। सब असाइनमेंट में यूज हुआ है, आंसर भी किसमें आएगा असाइनमेंट में, मतलब सेकंड में। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा वाला में समझ में आया ना कैसे प्रोसीड करेंगे? मान लो कि ये क्वेश्चन देता ही नहीं, सीधे बोलता कि 99% एनर्जी लॉस हो गया, तो बचा कितना 1%, तो 1% एनर्जी कितना देर के बाद बचा हुआ रहेगा, तो 1% एम्पलीट्यूड के लिए ना टाइम आएगा उसका आधा। अच्छा अगर बोलता कि 99% बचा हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट हो जाता कि 99% एम्पलीट्यूड के लिए निकालते उसके बाद हाफ करते। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो 1% एम्पलीट्यूड कितना देर के बाद बचा हुआ रहेगा, कितना देर के बाद, तो 99% क्या हो गया डिसिपेट ना हो गया जी एनर्जी, 99% एनर्जी डिसिपेट्स। तो हमको कितना डिक्रीज हुआ उससे नहीं मतलब है, कितना बचा हुआ उससे मतलब है। कितना से मतलब है 1% एनर्जी रिमेन्स इन सिस्टम। बोलो यार, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम जो 1% एम्पलीट्यूड बचने का है इतना ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर डायरेक्ट एनर्जी वाला पूछता तब भी हम यही वाला पहले कैलकुलेट करते, और उसके बाद फिर क्या करते कि जितना आएगा उसका हाफ, ये 9.2 सेकेंड होता। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इधर का सवाल आया नहीं, आना चाहिए, ठीक है। अब बाकी जेईई में देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। मास दिया एक्चुअली लिखे हुए हैं, मास ऑफ बॉडी इज दिस, जगह कम ना इसलिए हम लैंग्वेज को छोड़ करके डाटा ही लिख दिए। तो मास 500 ग्राम है, बी का वैल्यू 20 ग्राम पर सेकेंड है। अच्छा उसको देख करके कुछ दिमाग में क्लिक किया तुम्हारे के, सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, किस पर ध्यान देना है, यूनिट पर ध्यान देना। यूनिट नहीं गलती होना चाहिए, समझ आ रहा है? यहाँ पर तो क्या होगा कि गलती से भी गलती होगा तो सही हो जाएगा, कहे कि b/2m करेगा तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए करेक्ट टाइम आफ्टर व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। इसका मतलब हाफ लाइफ पूछा, हाफ लाइफ पूछा तो डायरेक्ट निकालोगे। बोलो यार, तो t हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.693 बाय लैम्डा होता है रिएक्टिविटी में, यहाँ पर b/2m होगा, तो b समझ में आया कि 20 × 10⁻³ करके लिखोगे बाय 2, और m का वैल्यू कितना लिखोगे 500 × 10⁻³ सब ऐसा यूनिट में। देखो कट जाएगा, तो अगर पता है कि कट जाएगा तब तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन हैबिट ये डालना तुम लोग लेवल 1 वाले बच्चे कि यूनिट में गलती नहीं हो जाए। हो सकता है किसी दिन क्या करेगा यहाँ केजी दे देगा वहां ग्राम दे देगा, तो गलती ना हो जाएगा। कल वो वीडियो देख रहा था तब कॉल करके पूछा कि लेवल 1 का क्या मतलब, तो उसका मतलब वही है कि नीट के बच्चों को बोला जा रहा है। तो आप समझ रहे हो, ये 1000 हो गया, बोलो यार, 1000 में एक जीरो कट गया तो 100 बच गया, 100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 69.3 डिवाइडेड बाय 2, यही ना हो जाएगा, हो जाएगा। कर लीजिएगा, तो यहाँ से कर लीजिएगा 3465 किसमें सेकंड में सवेसा मिनट में आया चाहिए आंसर होगा। देख लो बच्चा टाइप का सब लगेगा। देखो कह रहा है कि मास 1 kg है, इनिशियल टाइम में 12 सेंटीमीटर था और 2 मिनट के बाद 6 सेंटीमीटर है एम्पलीट्यूड। इसको देख करके कुछ दिमाग में क्लिक किया कि इसका मतलब हाफ ना हो गया जी 2 मिनट में, इसका मतलब हाफ लाइफ है जो कि 2 मिनट है। तो आपको बी के बारे में पूछ रहा है, तो डी हाफ के जगह पर क्या पुट करोगे 2, मार के कपार फाड़ देंगे, ऐसा में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0.69
3 बाई लैम्बडा, और लैम्बडा कितना होता है b बाई 2m, तो इसको ऊपर कर दे रहे हैं 2 और m के जगह पर क्या है 1, तो यहाँ से b का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 0.693 बाई 60, इसी को डील कर लेगा, चला आएगा। चलो इसको देखो, सब कुछ ईमेल में पूछे हुए हैं, कंटिन्यूअसली पूछ रहा है इस टाइप का। एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं ना, तो क्यों वो अगला थ्योरी पढ़ाने के बाद का है वो, अरे इसमें 3 पढ़ना, एक नॉर्मल वाला हो गया और एक डैम्प्ड वाला हो गया, फिर इसके बाद देखो फोर्स्ड वाला पढ़ना होगा, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर सेकेंड, समझ आ रहा है ना कि ये हर्ट्ज हो गया, तो 5 हर्ट्ज एक तरह से हो गया। फिर बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड ड्रॉप्स टू हाफ इट्स वैल्यू फॉर एवरी 10 ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन होगा उतना देर में क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो टाइम निकालोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया जी, फ्रीक्वेंसी हो गया 5 हर्ट्ज, तो यहां से टाइम पीरियड निकल जाएगा ना जी, तो 1/5 सेकेंड, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि एक ऑसिलेशन में 1/5 सेकेंड लगेगा, आई बोल रहा है कि 10 ऑसिलेशन में हाफ होता है, माने 10 टाइम पीरियड के बाद, तो ये समझ में आया कि ए से a/2 तक जाने में 10 ऑसिलेशन के बराबर टाइम, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन का टाइम, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, माने समझ में आया तुमको कि ये घुमा फिरा के एक तरह से क्या दिया था कि 2 सेकेंड में वो हाफ हो जाता है, कोई दिक्कत लग रहा है। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है तो टाइम पीरियड निकलना जाएगा जी, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, एक ऑसिलेशन में उतना टाइम, आई बोला है कि 10 ऑसिलेशन में हाफ होता है एम्पलीट्यूड, बोलो यार, तो 10 ऑसिलेशन में कितना टाइम होगा, तो एक ऑसिलेशन में 1/5, तो 10 ऑसिलेशन में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ना जी, अरे एसएम में सब पढ़ा हुआ होगा। तो क्या होगा कि एम्पलीट्यूड 2 सेकंड में हाफ हो जाता है, ये डाटा वो दिया है। आपको पूछ क्या रहा कि a से a/1000 होने में कितना टाइम लगेगा, बात समझना, 1/2 1/2 1/2 करके 1/1000 तक तुम पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे तो इसमें क्या करोगे कि डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे, तो क्या कैलकुलेट करने का टाइम ना जी, अरे बोलो यार, तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 1/लैम्बडा, लैम्बडा बोले तो b/2l, ठीक है, अब ये ऐसे रहने देते हैं, समझना थोड़ा सा, यहाँ हो जाएगा 2.303, जिसको 2.3 रहने दे रहे हैं, कितना हो जाएगा लॉग ओरिजिनल बाई जो बचा हुआ है, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज समझना जी, तुमको डाटा वो बी और एम का नहीं दिया है, तुमको डाटा दिया है एक तरह से हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ कितना होता है 0.693 बाई b/2m, ध्यान है, तो ऐसा करते हैं ना कि 0.69 यहां पर कर दोगे, 0.693 को 0.69 भी करोगे, तो 0.69 यहां कर दो, 0.69 यहां कर दो, समझना काहे कर रहे हैं, इससे क्या हो गया बताओ तो, ये वाला हो गया हाफ लाइफ, ये डायरेक्टेड 2 हो जाएगा, नहीं समझ में आया, इनटू यहां से भी क्या होगा, ऐसे होगा, यहां 0 आएगा ना जी, तो 23 से 10 बार में, 23 से 3 बार में, नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 ऊपर जाएगा, 1000 बोले तो 10 to power 3, तो 3 आगे गिरेगा, अलाउ 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हालांकि यहाँ पर क्या है ना कि दिमाग नहीं काम करे तो बच्चा के वो फॉर्मूला इस टाइप से भी करके दे दिया जाता है, ये रेडियो एक्टिविटी में दिया जाता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, हम लोग नहीं याद करते, हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर वो लैम्बडा का डाटा जैसे एम्पलीट्यूड वाले में रहेगा तो बी और एम का डाटा देगा तो ये वाला यूज हो जाएगा, अरे यहाँ नया कुछ पढ़ना ही नहीं है, जिसका रेडियो एक्टिविटी क्लियर यहाँ इसे दिख रहा है कि रिवीजन हो रहा है, और अगर जो हाफ लाइफ देगा तो दिमाग नहीं चलाना है तो ये वाला याद रखोगे,
तो उसको डायरेक्टर लोग कैसे करता कि t इक्वल टू, दिमाग नहीं चलाना रहता उसको, तो b और m का डाटा नहीं देगा, डाटा देगा t हाफ का। तो क्या लिखता है 10/3 इंटू t हाफ 2, और उसके बाद लॉग बोला करता तो नहीं चलाता। नहीं समझ में आ रहा है? अगर वो वाला फॉर्मेट याद रहता ना तो दिमाग है जो कि तेजी में चलता है। ये बताया जाता है एक्टिविटी में, मेडिकल का बच्चा की याद के लिए रहो, दिमाग तेजी में चलेगा। तो अगर वैसा रहता तो ठीक है, कैसे कैलकुलेट होगा 10/3 इंटू टी हाफ कितना है 2, और लॉग 1000 निकलता ना जी, तो 1000 में तो 10 का क्यूब, बोलो यार, तो 3 इंटू 1, तो यहाँ से ऐसे करके तुरंत नो डालता 20। अब क्या नहीं पता चल रहा है समझ में? अगर मिनट में करेगा तो 60 से डिवाइड करेगा। देखो तुम हैबिट बनाना सब कुछ ऐसा यूनिट में मारने का, तो रिजल्ट भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा कि जैसे वो पूछेगा वैसे बताओगे। कोई दिक्कत तुमको लग रहा है तो जेईई में ऐसा पूछा, समझ लो कि नीट में कैसा पूछेगा, तो बच्चा टाइप का पूछेगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो, दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ, ये याद रखोगे, समझ में आया? अरे बोलो, एक जगह की बात नहीं, 4-5 जगह लपेटेगा। ये जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर होता है, उसमें भी आता है इसी टाइप का केस। I इक्वल टू I नॉट e पर पावर माइनस टी बाई आर सी, तो e पर पावर माइनस टी टाइप का आया ना जी, तो समझ लो कि यही वाला प्रॉपर्टी डिट्टो लगेगा। तो ये सब चीज समझना है आपको। चलो क्वेश्चन देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ a direct oscillator decreases to, एक डिक्रीजेस टू और डिक्रीजेस बाई में अंतर पता चलता है जी। बाई देगा तो दिमाग ठनकना चाहिए कि हमको बाई से नहीं मतलब है, 2 तक पहुंच के करना है। जैसे वहां देता डिक्रीजेस बाई 0.9 टाइम्स, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हमको बचालका को निकालना रहता, 0.1 टाइम्स तो बचा हुआ रहता, बोलो यार। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये डिक्रीजेस टू 0.9 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा खोजे मरीज वैसा बोले बैठ, डिट्टो वही ना पुट कर दिया। तो बोल रहा है क्या कि मैंने वही बोल रहा है 0.9 टाइम्स हो गया 5 सेकंड में, ओरिजिनल वैल्यू का बोलो यार। तो आपको बोल रहा है कि इन अनदर 10 सेकंड, ये समझना थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है, रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में एक्चुअली इसको पूरा विस्तार से पढ़ाया जाता है कि वहां पर रहेगा क्या कि इतना टाइम में क्या होगा, या कुछ दे करके बोलेगा एनदर का मतलब है कि वहां से स्टार्ट करना है, बोलो। तो कह रहा है कि इन एनदर 10 सेकेंड, माने जो 5 सेकेंड के बाद घटना हुआ है ना, उसके बाद 10 सेकेंड इट विल डिक्रीजेस टू अल्फा टाइम्स। तो आपको बोल रहा है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। सवाल समझ में आया ना कि ए से कहां गया 0.9a तक, या ए नॉट बोलोगे तो ऐसे कर सकते हो। ये कितना देर में हो गया 5 सेकेंड। तो कह रहा है एनदर 10 सेकेंड, मतलब फिर 5 सेकेंड देखोगे तो फिर 0.9 टाइम्स ही होगा। और बोलो तो 0.9 इंटू 0.9 तो यही ना हो जाएगा जी, हो गया काम। अगर जो एनदर यहां से हटा देता केवल इन 10 सेकेंड, तो यही कहानी खत्म हो जाता, बोलो यार। फिर 5 सेकेंड के बाद तब ना एनदर 10 सेकेंड होगा, कितना हो जाएगा 0.9 का क्यूब, यही ना होगा जी। तब बोल रहा है कि एनदर 10 सेकेंड के बाद वो अल्फा टाइम्स तक डिक्रीज हो गया, माने इतना हो गया। तो आपको बताना है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यही ना होगा 0.9 का क्यूब कर लीजिएगा। तो 0.9 इंटू 0.9 तो 0.81 हो गया इंटू 0.9 तो 9 और 9 72 तो 0.729 दिया है, ये वाला दिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसानी से डील हो जाता है, बोलो यार। तो हमेशा रिलेट करके ही बनाया जाता है, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं ये भी पढ़ाया जाता है डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कैपेसिटर वाला में, लेकिन अभी तत्काल तुम समझ लो केवल इसको। रेडियो एक्टिविटी में बोला जाता है टाइम कांस्टेंट। देखो टाइम कांस्टेंट का फीलिंग क्या है, कभी भी e पर पावर माइनस t से कोई चीज घटेगा या 1 माइनस e पर पावर माइनस t से बढ़ेगा, समझ में आया? e पर पावर माइनस t से कोई चीज घटेगा या 1 माइनस e पर पावर माइनस t से बढ़ेगा। ग्राफ को आप देखिए सब पता चलेगा कि कौन बढ़ता है कौन
घटता है। तो उस सिचुएशन में टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है, जितना देर में, वर्ड पर थोड़ा सा ध्यान जोर देना, टाइम कांस्टेंट का मतलब है जितना देर में 63% काम कंप्लीट हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 63% वैल्यू बचा हुआ रह जाए, ये नहीं बोल रहे हैं। 63% काम कंप्लीट हो जाए। तो अगर घट रहा होगा तो 63% घट जाए तो बच्चा कितना रहेगा? 37%। और अगर बढ़ रहा होगा तो 63% बढ़ जाए तो वैल्यू भी हो जाएगा 63% ही। तो बच्चा क्या है ना कि पकड़ लेता है कि वन टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि जितना देर के बाद 63% बचा हुआ रहेगा या बनेगा, ये नहीं, जो हो रहा है वो 63% काम कंप्लीट हो जाएगा। डिक्रीज हो रहा है तो 63% डिक्रीज हो गया तो बच्चा कितना है? 37%। इंक्रीज हो रहा है तो 63% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब एक टाइम कांस्टेंट के बाद 63% रहेगा। जब वीडियो बन रहा है ना, पता चला कि भूख गला फाड़ लिए, वीडियो ही नहीं बन रहा है। ये बात समझ में आया? तो टाइम कांस्टेंट का क्या फीलिंग हुआ? पहले इसको हटा दो। टाइम कांस्टेंट का क्या फीलिंग हुआ? ये कभी भी काम करेगा, चाहे n = n0t पर पावर माइनस लैम्डा टी लिखो, चाहे a = n0t पर पावर माइनस bt/2m तुम लिखो, बोलो यार। चाहे I = y0t पर पावर माइनस t/rc लिखो, चाहे I = y0t पर पावर माइनस rt/l लिखो, e पर पावर माइनस t टाइप का जब भी रहेगा यही लगेगा। 4-5 जगह गिना दिए, देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी है। तो सब जगह पर इसी ढंग से कैलकुलेशन होगा और यही मीनिंग रहेगा। समझ में आया? एक जगह पर गड़बड़ होगा, लपटाएगा। इसीलिए इसको क्या करते हैं ना कि दो जगह पर हम बोल देते हैं, एक रेडियोएक्टिविटी वाला में बोल देते हैं और थोड़ा सा इधरों बोल दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि टारगेट बैच में सबसे पहले मॉडर्न पढ़ाते हैं, इसलिए रेडियोएक्टिविटी पूरा अच्छा से बताते हैं, तो उसी का थोड़ा सा हिस्सा लेकर के सब जगह चलते हैं। बहुत सारा बच्चा क्या करे, रेडियोएक्टिविटी तो सबसे लास्ट में पढ़ना है, तो कैसे बोल रहे हैं कि पहले वो वहां पर समझा दिए तब यहाँ पर। तो टारगेट में मॉडर्न फिजिक्स सबसे पहले पढ़ाया जाता है, काहे कि ज्यादा वेटेज ना होता है इसलिए। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब हो गया बताओ तो? 63% वर्क कंप्लीशन, बोलो यार। इसका मतलब फाइनल वैल्यू कितना हुआ? 63% ऑफ, और तुरंत मुंह फाड़ करके बोल दिया। अब ये बोले हैं कि ऐसा नहीं, अरे बोले ना जी, तो हम क्या बोले कि फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? फाइनल वैल्यू 37% ऑफ ओरिजिनल। गजब उल्लू हो भाई, तो मानना पड़ेगा। अब ये बोले हैं कि ये भी नहीं मीनिंग होता है। अगर इंक्रीमेंट होगा तब इसका क्या मतलब हो गया कि 63% इंक्रीज हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? अब ओरिजिनल में तुम बोलते डर रहे हो 63% ऑफ ओरिजिनल। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे 4-5 जगह पर पढ़ना है। जब डिक्रीमेंट होगा तो क्या लिखोगे? 63% डिक्रीजेज। इसका क्या मतलब हो गया? फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 37% बचा हुआ रहेगा, तो 37% ऑफ ओरिजिनल। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये पहले फील कर लेना है आपको। कभी भी बोलेगा ना एक टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब समझिएगा 63% कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा और फील करने का प्रयास करिएगा, तो हो सकता है कुछ बच्चा का छूटा हुआ होगा रेडियोएक्टिविटी, इसलिए हम ही बोल रहे हैं। बात समझिएगा, e पर पावर माइनस t से कोई चीज घट रहा है तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा उसको घटने में, घट करके 0 होने में। और 1 माइनस e पर पावर माइनस t से बढ़ रहा है तब भी इनफाइनाइट टाइम लगेगा बढ़ने में। अरे बोलो यार, इसका संयोग देखो,
एक टाइम कांस्टेंट में घटना है तो 63% घट गया, मतलब समझिए 37% जो बचा हुआ है ना वो होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। अब अगर बढ़ना है तो 63% एक के टाइम कांस्टेंट में बढ़ गया और उसके बाद 37% बढ़ने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इसलिए ना ग्राफ e पर पावर माइनस x बड़ा क्या होता है, एकदम तेजी से घटता है फिर धीरे धीरे होता है। अब बढ़ना भी तो शुरू में तेजी से बढ़ता है फिर धीरे धीरे होता है, ग्राफ में बताया गया है ना। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू यहां देख लो। याद करने का तरीका यही है जी कि जैसे कि इक्वेशन लिखा है a इक्वल टू a नॉट e पर पावर माइनस b बाई 2mt। रखने का तरीका क्या है ना कि t के जो बगल में है ना उसको उल्टा कर दिया जाए, t के जो बगल में उसको उल्टा कर दिया जाए, रट जाओगे। जैसे समझ ना, रेडियो एक्टिविटी में तुमसे पूछ देगा टाइम कांस्टेंट, तो फॉर्मूला क्या याद करते हो, n इक्वल टू n नॉट e पर पावर माइनस लैम्डा t। तो t के बगल में कौन है, लैम्डा, और माइनस को रहने देना, t के बगल में कौन है, लैम्डा, तो टाइम कांस्टेंट हो जाएगा 1/λ। अगर जो लिख दिया है कि v इक्वल टू v नॉट e पर पावर माइनस t बाई rc, माइनस t बाई rc, तो t के बगल में कौन है 1/rc, तो उसका उल्टा तो rc। ऐसा करके तुम सोचो, एक ढंग से ये भी बताया जाता है कि t डिवाइडेड बाई कर लीजिए, वो जो रहेगा वही टाइम कांस्टेंट होगा। तो तुम लोग के लिए हम थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में बोल रहे हैं, t के जो बगल में रहेगा, या ऐसा बोलिए कि माइनस t के साथ जो बगल में रहेगा उसका उल्टा। बोलो यार, हालांकि ज्यादा बोलना अच्छा ये रहता है कि t है ना तो इसको नीचे ला लीजिए, लेकिन तुम ऐसे सोचो, समझ आ रहा है? बताओ यहाँ पर कितना होगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू, बोलो यार, 2m बाई b। तो रटना है समझा, जैसे अगर दे देगा तुमको कि v का वैल्यू v नॉट e पर पावर माइनस rt बाई l है, बताओ तो यहाँ टाइम कांस्टेंट कितना होगा, l बाई r होगा, क्या बाई l होगा, l बाई r होगा। v का वैल्यू देगा v नॉट e पर पावर माइनस t बाई rc, तो इसको कैसे सोचेगा लोग, v नॉट e पर पावर माइनस है, इसको 1/rc इंटू t, ऐसे ना सोचेगा। तो यहाँ टाइम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/, हाँ जो भी है जो बगल में उसको उल्टा कर दो, तो 1/rc लिखो, डायरेक्ट उल्टा करोगे तो rc हो जाएगा। बोलो यार, c के आगे में r भी लगता है कभी कभी, हमेशा हम भी ही नहीं लगता है। तो ये समझना है कि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू हो गया उतना। टाइम कांस्टेंट का क्या फीलिंग आया, समझ में आया? 63% काम कंप्लीट हो जाए। बोलो यार, तो कभी अगर तुमसे पूछ देगा कि कोई चीज डिक्रीज हो रहा है, या डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन दे देगा ना कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद एम्पलीट्यूड कितना बचेगा, एम्पलीट्यूड तो डिक्रीज हो रहा है तो 63% डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कितना बचेगा, 37% बचेगा, तो डायरेक्ट तुम a नॉट का 37% कर दे सकते हो। बोलो यार, और कभी कभी ऐसे भी देता है कि एम्पलीट्यूड कुछ a नॉट था, तो a फाइनल का वैल्यू कितना होगा 2 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो 2 टाइम कांस्टेंट का आपको याद नहीं ना करवाएगा, एक क्यों ना याद करवाएगा, तो फार्मूला मारिएगा। तो a फाइनल कितना होगा, इसमें टाइम पूछा है, टाइम दिया है, टाइम दिया है, बोलो यार, 2 टाइम कांस्टेंट का दिया है ना जी टाइम, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा इनिशियल, इसमें भी लगा दो लोग वाला, इसमें टाइम दिया है, a इक्वल टू a नॉट e पर पावर माइनस, समझ ना, लैम्डा, लैम्डा बोले तो यहां पर हो जाएगा b बाई 2m, बोलो, इनटू t, तो t के यहां पर क्या पुट करोगे 2 टाइम कांस्टेंट, तो टाइम कांस्टेंट तो जो है t के बगल में तो उसका उल्टा होता है। तो ये समझ में आया कि एक्चुअली में ऐसे होगा, क्या दिक्कत लग रहा है, देखो ना, कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। बोलो यार, इसमें पता है कोई डाटा नहीं देगा, टाइम कांस्टेंट का यही बेनिफिट होता है कि जब वो डाटा देता है तो उसको टाइम देने का जरूरत नहीं, वो छुपा छुपा हुआ टाइप का लगेगा, नहीं समझे, तो वो अपने कट भी जाएगा। देख लो तुम e पर पावर माइनस ये वाला तो लिखते ही
माइनस लैम्डा टी टाइप का होगा तो लैम्डा वैल्यू ये हो गया इनटू टी बोला 2 टाइम कांस्टेंट 2 इनटू टाइम कांस्टेंट कितना होगा तो होता है टी के बराबर। तो इसमें बेनिफिट यही हो जाता है कि ये वाला देखो कैंसिल हो गया तो कितना हो गया a नॉट बाई माने ऐसा करोगे a नॉट इनटू e पर पावर -2 ये e स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। फिर उसका डाटा याद भी चल जाता है 1/e का कितना होता है 1/e स्क्वायर का कितना होता है 1/e2 का कितना होता है रेडियोएक्टिविटी में बताया था रटे हुए रहिएगा 2-3 बार डाटा रट जाता है लोग। यहां तक में कोई दिक्कत लग रहा है आपको क्या बोलो जी हैं? अच्छा टाइम कांस्टेंट डिफाइन करेगा हो सकता है क्वेश्चन में समझ आ रहा है कि नहीं कि 63% कंप्लीट हो गया तो नहीं भी करेगा तो वही मानना है। यहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि 63% फाइनल वैल्यू होगा वो नहीं बता सकते हो तुम वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। बोलो जी कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा यार एक चीज यहां ध्यान देना जी हम लोग जनरली क्या पाते हैं कि जीरो से माने जीरो टाइम में इतना था तो टी टाइम में कितना होगा बोलो यार या इतना कितना देर के बाद होगा। तो एक्चुअली में जो सवाल बनता है ना जनरली वो t = 0 का पता आता है किसी टाइम पर पता करना आता है तो लगाते हैं वो वाला फॉर्मूला जो पहले पढ़ाए थे a नॉट बाई a जो बचा हुआ था बोलो यार हैं? कभी ऐसा भी कर सकता है कि शुरू का टाइम का चर्चा नहीं करेगा लड़की टक्का बात निकल जाता है क्या देखो ऐसा भी कर सकता है कि शुरू का वो चर्चा नहीं करे डायरेक्ट बोलेगा कि इस टाइम में मैंने बोलेगा कि t = 5 सेकंड में इतना एम्पलीट्यूड है समझ आ रहा है कि नहीं तो t = 30 सेकंड में बताओ कितना एम्पलीट्यूड होगा तो जीरो का चर्चा किया वो नहीं किया तब भी क्या होगा कि एक बार में बनाया जा सकता है या तो 2 बार इक्वेशन लिख करके डील करेगा उससे बेहतर है कि ये वाला तुम कर लोगे। और सबसे बड़ी बात कि ये एक जगह के लिए तुम पढ़ ही नहीं रहे हो तुम 4-5 जगह के लिए पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है तो ये वाला रटे हुए रहिएगा। तो डेल्टा टी का मतलब समझ रहे हो ना कि ये वाला है t2 - t1 बोलो जी कोई दिक्कत लग रहा है ये समझ में आया कब यूज करेंगे जब शुरुआत का वो चर्चा नहीं करेगा किसी टाइम पर देख करके किसी टाइम में पूछे वो समझ रहा है 2 टाइम के बारे में चर्चा करेगा इसमें कोई शुरुआत में नहीं है इसको यूज कर लोगे कुछ नहीं है देखो ना जहां पर टी था वहां पर डेल्टा टी है खाली बोलो यार और उसमें तुम क्या पढ़ते थे t = 0 वाला बटा t टाइम वाला तो इसमें क्या हो गया कि t = 0 वहां इनिशियल होता था यहां पर t1 इनिशियल है तो t1 टाइम वाला बाई t2 टाइम वाला नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि तुमसे सवाल क्या पूछेगा कि 5 सेकेंड में 10% बचा हुआ था ठीक है तो बताइए किस टाइम में 2% है जो कि बचा हुआ रहेगा नहीं समझ में आया तो कैसे कैलकुलेट करिएगा जब बहुत नहीं यहां देख लो आपको सवाल क्या था समझना एक जगह सिर्फ होगा 10 जगह पर डील होगा आपको बोल रहा है कि t = 5 सेकेंड में देखा गया क्या कि कुछ भी 40% जो है वो रिमेनिंग है ठीक है और t = 20 सेकेंड में देखा गया। अच्छा यहां पर बताओ तो कितना रिमेनिंग रहेगा 40% से ज्यादा कि 40% से कम सोच के बोलना इसी मुंह खोल के नहीं बोल देना बताओ तो यहां पर 40% से ज्यादा रहेगा कि 40% से कम रहेगा तो 5 सेकेंड में 40% बचा हुआ तो जैसे जैसे टाइम बचेगा वैसे वैसे टूटेगा ना जी इसका मतलब बचा रखा कम रहेगा बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर दे सकता है वो मान लो कि बोल दे सकता है कि 10% रिमेनिंग रह गया बोलो यार 5% भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है 30% भी कर सकता है चलो 30% कर दो समझ आ रहा है। तो वो b/2m का वैल्यू भी पूछ सकता है बोलो इसमें मान लिया कि तुमसे क्या पूछ देगा ये दे करके तुमको पूछ देगा टाइम कांस्टेंट बताओ चलो वो सवाल हो गया
कांस्टेंट कितना होगा। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, d/2m का उल्टा पूछ रहा है, तो पहले d/2m तुम निकाल लो। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर जीरो टाइम का चर्चा किया नहीं, तो तुम यहाँ पर लगाओगे t2 - t1। t2 कितना है 20। वीडियो में छोटा छोटा लिखा हुआ दिख जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना t2 - t1। ये बराबर होगा किसके 1/लैम्डा। लैम्डा बोले तो b/2m बोलो यार, इंटू 2.303 लॉग कितना। हम लोग पहले क्या पढ़े थे a0 by a, मैंने a0 भाग t को 0 पढ़ता था, यहाँ इनिशियल वाला होगा। इनिशियल वाला कौन है, इस सिचुएशन में इनिशियल 5 सेकंड हो गया, ये हो गया 40% बाई, कोई दिक्कत लग रहा है। अच्छा यहाँ बोलता कि 60% डीसी 60% है जो कि घट गया, तब भी हम लोग 40% को पकड़ के करते हैं, बचा हुआ वाला का करते हैं। बोलो यार, अब इसको डील कर लोगे, अब डायरेक्ट डील हो जाएगा। तुमको पूछा है क्या टाइम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या पूछा है 2m/b, तो ये वाला उल्टा होगा तो 2m/b यहाँ आ जाएगा ना, इसको रोकने रह जाओगे, तो इसको इधर फेंक दोगे। और log 4/3 तुम नहीं जानते हो, तो log 4 - log 3, अब 4 और 3 का तुमको याद है, log में पढ़ा दिया गया है, तो उसको इधर फेंकोगे तो नहीं आ जाएगा टाइम कांस्टेंट का वैल्यू। इससे ज्यादा नहीं पूछता है कुछ, इससे ज्यादा तो पूछा ही नहीं जा सकता इसमें। तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि डैम्पिंग वाला जो होता है वो हार्ड होता है, लेकिन आपको उससे नहीं मतलब रखना है। आपको टाइप याद रहेगा, सवाल वहां पर तुरंत दिल हो जाएगा, और नीट में और हल्का पूछेगा। ये तो हम बता रहे हैं कि जेईई मेन में ऐसे करता है, तो अब इससे हल्का क्या होगा, कोई दिक्कत लग रहा है, ये समझ में आया कि ये वाला क्या हुआ। अदरवाइज क्या होता है ये समझना, बच्चा को क्या कहता है कि 5 सेकंड में इतना है और 20 सेकंड में इतना है, तो पहले वो क्या करता है कि 0 और 5 के बीच का रिलेशन लाता है, फिर 0 और 20 के बीच का रिलेशन लाएगा, और फिर उसको घटा कर करके इक्वेशन लाएगा। तो टाइम किल ना करेगा जी, और दिमागो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चल रहा है। तो ये समझ में आया कि t = 0 छोड़ करके किसी दो टाइम में वो चर्चा करेगा। तो इसको देखो सुनो ना, तुम कॉमन सेंस नहीं लगाना, रट जाना, डेल्टा t माने t2 - t1, और यहाँ पर 1/2, ऐसे हम रटने का तरीका बता दिए कि 0 बाहर था तो होता था a0/a, माने t = 0 माने शुरुआत वाला बटा t टाइम वाला, तो यहाँ पर शुरुआत हो गया मेरा पहला टाइम बाई दूसरा टाइम वाला, लेकिन यहाँ से आ रहा है कि फाइनल माइनस इनिशियल भी करोगे। बोलो यार, अब इसमें किस बच्चा को दिक्कत लग सकता है ये हम बता दे रहे हैं। उस बच्चा को दिक्कत लग रहा होगा जो रेडियो एक्टिविटी एकदम नहीं जान रहा होगा, या जो हमसे नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में ही सब कुछ चर्चा कर दिया जाता है। सही यहाँ पर तो खाली रिवीजन टाइप का हो, तो हम थोड़ा सा ले करके चले हैं कि कुछ का मान लिया छूटा हुआ रहेगा, तो कम से कम उसको समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है। और एक जगह का बात है ना, जितना चीज तुमको पढ़ाए ना, यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी पूछा जा सकता है। समझ में आया, मैंने बोल दे सकता है कि कोई है जो कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो रिएक्टेंट है जो कि 40% है जो कि टूट गया इतना देर में, तो कितना देर में जो है वो 70% टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि हमको टूटने से नहीं मतलब है, बचने वाला से मतलब। अरे बोलो यार, फरवरी के महीना में टूटता ज्यादा है, तो टूटने से नहीं मतलब है, बचने से मतलब है। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है, होता है।